न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्रदर वुडो जो है डॉक्टर स्ट्रेंज का राज खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खोल नहीं पाता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक सॉर्सरर सुप्रीम है और उनका जादू तोड़ना इतनी आसान बात है नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंटम सेक्टोरियम के अंदर क्लिंट बार्टन डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने आता है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि वो पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ही आया था जब वो जिंदा हुआ था और उसने वांडा का एड्रेस वगैरह पूछा था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन हमें पता है कि वो जो है हॉकाई वांडा से मिलकर आता है और वो यहाँ के सिर्फ यही सारी बातें बताने आता है, लेकिन जब वो यहाँ पे आता है तो यहाँ सारा माहौल अलग होता है। लूक केज वगैरह की एक टीम बनी हुई होती है, डॉक्टर स्ट्रेंज उनका साथ दे रहे होते हैं और वो इस वक्त जापान की तैयारी कर रहे होते हैं जाने के लिए। तो वहीं पे उनके बीच थोड़ी बहुत बात होती है, जिसके बाद वो बताता है कि अब मैं हॉकाई नहीं रहा और आयरन मैन ने मुझे कैप्टन अमेरिका बनने की ऑफर करी थी, लेकिन मैं वो भी नहीं बना। तो वहीं पे हम देखते हैं कि वुल्वरीन के हाथ में रॉनिन का कॉस्ट्यूम होता है, क्यों ना तुम अब से रॉनिन बन जाओ, क्योंकि किसी ना किसी को तो रॉनिन बनना ही था ना। और वैसे भी रॉनिन जो है कैप्टन अमेरिका का आखिरी हुक्म मानते हुए जापान के अंदर फंसी है और हम उसी को बचाने जा रहे हैं। तो उस तरह हम देखते हैं कि रॉनिन का मेंटल जो है हॉकाई ले लेता है और अब वो जापान के अंदर लड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन उस लड़ाई के बीच हम देखते हैं इलेक्ट्रा ने जो जादू किया था माया लोपेज के अंदर वो काम कर जाता है और माया लोपेज जो है डॉक्टर स्ट्रेंज के सीने में तलवार घुसा देती है। अब आगे और हम वहीं पे देखते हैं कि सेंटम सेंटोरियम के अंदर जेसिका जोन्स और उसका बच्चा और साथ में वोंग जो होते हैं वहीं पे होते हैं, लेकिन अचानक एक पोर्टल खुलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे आते हैं और वो एकदम सब घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब वहाँ पे आते हैं तो उनके सीने में तलवार घुसी हुई होती है और हम वहाँ देखते हैं कि बेसिकली वो आगोमोटो होता है उसके जरिए वो देख रहे होते हैं, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को अपनी तस्वीर दिखा रहे होते हैं उनकी इस वक्त क्या हालत हुई हुई है। और वोंग फ़ौरन परेशान हो जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, वो मर सकते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि जेसिका भी परेशान हो जाती है और पूछती है क्या उन सब की भी यही हालत हो गई है, क्या वो लोग सब कहाँ हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो सारे एवेंजर्स जो हैं उन निंजास से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो निंजास भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनसे लड़ना कोई आसान काम नहीं था। यहाँ पे हम देख सकते हैं रॉनिन, लूक केज, स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमन, वुल्वरीन सब लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे हम देखते हैं लूक आता है इलेक्ट्रा के पास और बोलता है कि लड़की तुम्हें इस फाइट से कुछ भी नहीं मिलने वाला, समझी तुम। और उन दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो रही होती है। तो बोलती है अगर तुम्हारी बॉडी को काटा नहीं जा सकता है ना तो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारी बॉडी को आग लगाने वाली हूँ। और हम देखते हैं इलेक्ट्रा जो है लूक केज की पूरी बॉडी को आग लगा देती है। जेसिका बोलती है कि लोगन मुझे लगता है अब हमें यहाँ से ब्रेक ले लेना चाहिए और इस फाइट से पीछे हट जाना चाहिए। लोगन बोल रहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये निंजाज हमें ट्रैक कर सकते हैं। तो जेसिका बोलती है क्या मतलब हमें ट्रैक कर सकते हैं, अमेरिका तक हमारा ये पीछा कर सकते हैं। तो लोगन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये हमारा अमेरिका तक भी चाहें तो पीछा कर सकते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बेचारे पड़े हुए होते हैं और वो वोंग से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहीं पे जेसिका बोलती है क्या हम बाकियों को भी देख सकते हैं, क्या मैं लूक केज को देख सकती हूँ, क्या वो ठीक है। तो वोंग बोलता है कि प्लीज़ आप खामोश कर जाइए, मुझे मास्टर से बात करने दीजिए और मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे मास्टर बोल रहे हैं। और वो उसको एक किताब खोलने के बारे में बताते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मेरी एस्ट्रल फॉर्म जो है मेरी बॉडी के अंदर ट्रैप होकर रह गई है, ये हैंड का जो था एक डार्क मैजिक था और इसकी वजह से मैं अपनी एस्ट्रल फॉर्म में नहीं आ पा रहा हूँ, अगर ऐसी रहा तो मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा। और हम वहीं पे देखते हैं कि वोंग जो है उस किताब में से एक मंत्र पढ़ता है और साथ साथ वही मंत्र जो है डॉक्टर स्ट्रेंज दोहरा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो मंत्र काम करता है डॉक्टर स्ट्रेंज फ़ौरन से अपनी एस्ट्रल फॉर्म में आ जाते हैं और अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं, जिसके ज़रिए अब यानी कि वो बच सकते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि डैनी यानी कि आयरन फिस्ट जो है माया लोपेज से लड़ रहा होता है और बोलता है कि माया प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम इससे लड़ने की कोशिश करो, ये तुम अपने ऊपर उसको हावी ना होने दो। लेकिन माया जो है इस वक्त किसी की बात नहीं सुन रही होती है और वो अपने ही लोगों पे, अपने ही दोस्तों पे हमला करने की पूरी कोशिश कर रही होती है और उनको मार रही होती है। और हम वहीं पे देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल फॉर्म में आते हैं और माया लोपेज को पकड़ते हैं और कुछ ऐसा जादू करते हैं जिसकी वजह से उसका सारा जो है मंत्र वो उतर जाता है। तो डैनी पूछता है कि डॉक्टर आपने क्या किया इसके साथ, क्या ये ठीक है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ लूक केज जो है उसकी आग बुझती है और वो बिल्कुल काला हो चुका होता है, यानी वो हर तरफ से जल चुका होता है। तो वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं आयरन फिस्ट क्या तुम जापानीज़ बोल सकते हो। तो बोलता है कि हाँ थोड़ी बहुत। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि इनको बोलो कि तुम लोग ये फाइट बंद कर दो, इसमें तुम लोग जीतने वाले नहीं हो। तो आयरन फिस्ट बोल रहा है कि हम इतनी जैसे उनको यही बोलने की कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर आपके पास क्या कोई और प्लान नहीं है, आप मुझे ये बताइए कि इनको इस फाइट से कैसे रोका जा सके, क्योंकि ये सुनने वाले तो हैं नहीं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं फिर हमें इलेक्ट्रा को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रा बोलेगी इनको रुकने को तभी ये रुकेंगे। और ये सारी बातें जो है माया सुन रही होती है और माया एक तलवार लेती है और सामने देती है कि उसके सामने जो है इलेक्ट्रा लूक केज से लड़ रही होती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि माया जो है लोपेज भागते हुए आती है इलेक्ट्रा की तरफ, क्योंकि इस वक्त इलेक्ट्रा का ध्यान लूक केज के ऊपर था तो उसको पता नहीं उसके पीछे से कौन आ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि माया आती है उसके पास और उसकी जो तलवार होती है उसके सीने में से आर पार कर देती है, यानी वो इलेक्ट्रा को यहाँ पे मार देती है जिस तरह उसने माया लोपेज को पहले मारा था। और अचानक हम देखते हैं सब फाइट करते करते एकदम रुक जाते हैं और वुल्वरीन बोलता है यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे लोग वापसी क्यों जा रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं वो निंजास जो हैं जापानीज़ में एक दूसरे को सब बोल रहे होते हैं कुछ और वो लोग को सब वहाँ से फ़ौरन भाग जाते हैं। जिसको देख के स्पाइडरमैन बोलता है कि अरे ये क्या बात हुई, इतना रूड भी कौन होता है, इतनी जल्दी भागने की क्या ज़रूरत थी, हमने ऐसा क्या कर दिया, क्या तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे निंजास जो हैं सारी फाइट उसी वक्त छोड़ देते हैं और कुछ भी नहीं करते, सीधा वहाँ से भागने लग जाते हैं। तो वहीं पे जेसिका पूछती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये निंजास ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि निंजास कभी भी ऐसा नहीं करते हैं।
स्पाइडरमैन बोल रहा है कि हाँ मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सुना था निंजास जो है अपने पीछे अपने साथी की बॉडी बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाते हैं। लेकिन जब हम अगली तरफ देखते हैं नज़ारा तो आपका दिमाग बिल्कुल घूम जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं इलेक्ट्रा की बॉडी, इसमें अभी अभी माया लोपेज ने तलवार घुसाई थी, वो बॉडी दरअसल एक स्क्रल के अंदर चेंज हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो है आपका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया होगा, आप बोल रहे हैं ये क्या हो गया। मतलब इलेक्ट्रा जो थी वो इलेक्ट्रा थी ही नहीं, वो दरअसल एक स्क्रल थी और इलेक्ट्रा के रूप में थी, और इस तरह वो पूरे जापानीज़ अंडरवर्ल्ड के ऊपर राज कर रही थी। और क्योंकि जैसा कि अब उन निंजास ने देखा कि वो जो हमारी साथी थी वो इलेक्ट्रा थी ही नहीं, वो एक ह्यूमन ही नहीं थी, वो एक निंजा नहीं थी, वो बल्कि एक स्क्रल थी, एक एलियन थी, इसलिए वो निंजास उसको देख के डर गए। उनको भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करें, इसलिए वो उसकी बॉडी को यहीं छोड़ के चले गए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो जो सीक्रेट एवेंजर्स खड़े हुए होते हैं वहाँ पे, उन सब के भी बिल्कुल होश उड़ जाते हैं और वो सब एक दूसरे की शक्ल ही देखते रह जाते हैं। और आयरन फिस्ट पूछता है कि इन सब का क्या मतलब हुआ। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं दोबारा सैंटम सैंक्टोरियम के अंदर, जहाँ पे जेसिका बार बार यही पूछ रही होती है वोंग से, क्या वो लोग सही हैं, क्या वो लोग सही सलामत हैं, क्या लूक ठीक है। और इसी तरह हमारी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है फॉर नाउ। सो गाइज यहाँ पे हमारी हो जाती है सीरीज़ का एंड। लेकिन ये एंड बहुत ज़्यादा अजीब सा नहीं हो गया? आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्या हुआ, तो उन सब की फिक्र आप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आगे जाके जो है मैं इस सीरीज़ के अगले पार्ट्स बनाने वाला हूँ, अगला स्टोरी आर्क बनाने वाला हूँ, जिसमें हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये स्टोरी आर्क हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो चलिए इस सीरीज़ के ऊपर दोबारा नज़र डालें कि सीरीज़ में हुआ क्या असल में। तो बेसिकली माया लोपेज, जिसको कैप्टन अमेरिका ने जापानीज़ अंडरवर्ल्ड पर नज़र रखने के लिए लगाया था, वो वहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन तभी सिविल वॉर का इवेंट हो जाता है और एवेंजर्स आपस में बढ़ जाते हैं। तो माया को ये समझ में नहीं आता है कि अब वो रिपोर्ट जाके वापसी किसको करेगी। तो वो अपने काम में कंटिन्यू रहती है और उसको पता चलता है कि जापानीज़ अंडरवर्ल्ड में अब जो है इलेक्ट्रा नाम की एक विलन है, जो कि डेयरडेविल की एक्स गर्लफ्रेंड है। अब उसने कब्जा किया हुआ है और वो सब चला रही है। और वो इसी तरह इलेक्ट्रा की ऑर्गेनाइजेशन पर हमला कर देती है, जिसका नाम होता है दी हैंड। और वहाँ पे जो है इलेक्ट्रा से फाइट के दौरान उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वो ये सारी बातें जो है डेयरडेविल को बता देती है, उसके साथ जो भी हो रहा था, और अपना रॉनिन का कॉस्ट्यूम भी भेज देती है ताकि आप कोई और रॉनिन बन सके और उसको बचा सके। और इसी तरह डेयरडेविल जो है रॉनिन को बचाने खुद नहीं आता, बल्कि सीक्रेट एवेंजर्स को मैसेज दे देता है ताकि वो लोग उसको बचा सकें। लेकिन हम यहीं पे देख रहे होते हैं कि सीक्रेट एवेंजर जो है अब बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ रह रहे हैं, उनके घर में रह रहे हैं, और उन्होंने उनको छुपा के रखा हुआ है। और जेसिका ड्रू के मुताबिक उनको खबर मिलती है कि कैप्टन अमेरिका जिंदा है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो दरअसल आयरन मैन और उसकी नई टीम यानी माइटी एवेंजर्स का एक ट्राइब होता है उनको पकड़ने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं आयरन मैन उनको पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश वगैरह करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। और इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे हॉकाई भी इनके पास वापसी लौट कर आ जाता है, जो बोलता है कि अब मैं हॉकाई नहीं हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह उसको रॉनिन का मेंटल ऑफर करते हैं, और इस तरह रॉनिन जो है अब से हॉकाई बन गया है। इसी तरह कॉमिक्स में हॉकाई जो है रॉनिन बना है। और हम देखते हैं इस तरह अपने एडवेंचर्स कंटिन्यू करते हैं और जापान जाते हैं माया लोपेज को बचाने के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं इन सारी फाइट में आखिर में माया लोपेज जो है इलेक्ट्रा को मार देती है। और यहाँ पे शॉकिंग बात ये होती है कि जब इलेक्ट्रा मरती है तो हमें ये बात रिवील होती है, जो कि एक बहुत बड़ा राज था, कि इलेक्ट्रा जो है वो एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक स्क्रल एलियन है, और वो यहाँ पे घुस के इन सब की छानबीन कर रही थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, उसकी तैयारी की जा रही है। का जो एंड था वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट एंड था, और बेसिकली ये जो स्टोरी आर्क था न्यू एवेंजर्स का मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था, और मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि जल्दी से जल्दी ये स्टोरी आर्क आपके साथ शेयर किया जाए। और मैंने इसको उतनी अच्छी तरीके से शेयर करने की कोशिश करी है जिस तरह आपका इसमें सस्पेंस बरकरार रहे, क्योंकि इसका लास्ट का जो सस्पेंस जो रिवील होता है हमारे सामने, वो मेरा बिल्कुल दिल छू गया था। मैंने बोला था इससे ज़बरदस्त सीरीज़ किसी ने नहीं लिखी होगी अब तक। तो ब्रायन माइकल बेंडिस ने ये जो कॉमिक आर्क लिखा है ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लिखा है, और मैं भी पूरी उम्मीद से कह सकता हूँ कि इसका लास्ट का जो एंडिंग थी वो आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी होगी। तो आप फिक्र नहीं करिएगा, क्योंकि इसके बाद अब मैं जो है माइटी एवेंजर्स की सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा और उसका स्टोरी आर्क उठाऊँगा। उसमें हम देखेंगे कि माइटी एवेंजर्स बने किस तरह, सेंट्री, एरीज और वंडरमैन वगैरह एक साथ आए कैसे। तो उस सीरीज़ में हमें वो पता चल जाएगा। लेकिन वो सीरीज़ जो है न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो इसलिए आपको ये सीरीज़ और से देखनी पड़ेगी उस सीरीज़ को समझने के लिए। और जैसा कि आपको पता चल ही होगा कि अब हम सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी लाइन की तरफ काफ़ी हद तक घुस चुके हैं। मतलब हमें यहाँ से रिवील हो गया कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यानी हैंड का ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रा नहीं बल्कि एक स्क्रल चला रहा था, और इसके जरिए इसने पूरे जापानीज़ अंडरवर्ल्ड पे कब्जा किया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि यह स्क्रल कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और हम यहाँ से हम एक बात और गौर करें तो लूक केज ने कहा था कि सीक्रेट वॉर का इवेंट, सिविल वॉर का इवेंट, सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट, हाइड्रा का ख़त्म हो जाना, शील्ड का ख़त्म हो जाना, निक फ्यूरी का भाग जाना, ये सब मुझे कनेक्टेड लग रहा है। मतलब कोई एक आदमी है जो हमारी सारी स्ट्रिंग्स खींच रहा है, हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो लूक केज बिल्कुल सही था, और हो सकता है कि उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश ये स्क्रल्स ही कर रहे हों। और हमें तो ये भी नहीं पता कि हो सकता है कि टोनी स्टार्क स्क्रल हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वो एक स्क्रल हो सकता है लूक केज खुद ही एक स्क्रल हो। तो ये स्टोरी आगे आगे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आगे के जितने एपिसोड हैं उनमें से प्लीज़ कोई भी एपिसोड मिस नहीं करिएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और इस स्टोरी आर्क को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा। तो मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि इस स्टोरी आर्क के अंदर आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, आपको यानी कहाँ पे आपका दिमाग बिल्कुल हिल के रह गया।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी एक ऑसम सीरीज़ देख सकें, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी इस स्टोरी को अडेप्ट किया जाए। और वैसे भी कैप्टन मार्वल के अंदर हम स्क्रल्स का इंट्रोडक्शन देखने ही वाले हैं, तो इस कॉमिक से आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगी कि स्क्रल्स काम किस तरह करते हैं। सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह के ऑसम कंटेंट्स आप मेरे चैनल पर देख सकें, और वो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।